नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। शाम का धुंधलका छाने लगा था। हर्षित शुक्ला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बरामदे में बैठा कभी सामने मेन गेट को तो कभी स्कूटी की दूर से थोड़ी सी भी आवाज आने पर रास्ते की तरफ देखने लगता था। उसे रूपा गुप्ता का बेसब्री से इंतजार था। बेचैन और चिंतित होने के साथ साथ वो गुस्से में भी था। सोच रहा था कि उसने आने में इतनी देर क्यों कर दी। उसके बेचैन होने की वजह भी थी। दरअसल उसकी माँ ने दिन में उसे लेकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। पिता ने भी जबरदस्त डांट लगाई थी। इससे पहले माँ बाप ने उसे इस कदर कभी नहीं डांटा था। डांट खाकर वो एकदम से गुमसुम सा हो गया था। मन ही मन इसका सारा दोष वो रूपा पर ही मढ़े जा रहा था, जबकि वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन उसी ने मोहब्बत की आड़ में जो पीड़ा पहुंचाई थी, उसे जितना भूलने की कोशिश करता उतना ही उसके प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने माँ बाप से बड़ी बात छिपा ली थी। उस बारे में कम से कम अपनी माँ को तो बता दिया होता। खैर, वो ये भी जानता था कि अब उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता था, सिवाय रूपा के प्रति नाराजगी दिखाने और उसे कोसने के। उसके सीने पर सांप लौट रहा था। उस समय हर्षित के दिमाग में जो बातें उमड़ घुमड़ रही थी, वही उसकी बेचैनी का मुख्य कारण थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी आंखें धोखा कैसे खा गई। खुद को कोसे भी जा रहा था कि रूपा के काफी करीब रहकर भी उसके मन को कैसे नहीं समझ पाया। उसकी गतिविधियों का जरा भी अंदाजा क्यों नहीं लगा पाया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ अच्छा था तो कुछ बुरा और खतरनाक भी था। उनमें फर्क नहीं कर पा रहा था वो। इसी उधेड़बुन में उसे बरामदे में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज की तरफ नजर उठाकर देखा तो रूपा तेजी से अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ी जा रही थी। करीब 25 साल की रूपा गुप्ता हर्षित की प्रेमिका और पत्नी बनी थी, जिससे उसने मंदिर में परिवार समाज से छिपकर शादी रचा ली थी। वो पिछले कुछ महीनों से हर्षित के घर में ही कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। उसका कमरा ऊपरी मंजिल पर था। हालांकि रूपा उसके अलावा गंगा खेड़ा स्थित राम सिंह गर्ल हॉस्टल में भी रहती थी। जरूरत के मुताबिक वो वहाँ अक्सर हॉस्टल में ठहर जाती थी। रूपा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के कस्बा विसर्जन खुर्द की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम राजेंद्र गुप्ता था और वो अपने परिवार में 3 भाई बहनों के बीच सबसे छोटी थी। उसके पिता एक किसान थे। बात 12 सितंबर 2022 की है। उस रोज रूपा हर्षित की तरफ देखे बगैर तेजी से अपने कमरे में जा रही थी, जबकि उसने हर्षित को देख लिया था। उसे देखकर रूपा ने मुस्कुराने की भी जरूरत नहीं समझी। जबकि पहले अकेले में होती थी, तब आते जाते हर्षित से गले लगकर मिलती थी। हर्षित ने पाया कि रूपा कुछ बोलती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसने सिर्फ इतना ही सुना, लगता है दाल में कुछ काला है। रोजाना जाने मन मुस्कुराकर हाय हेलो करते थे। उसे देखकर मैं ही हाय हेलो करूं, ना जाने क्यों मुझे उसकी घूरती नजरें हुक्कार लग रही थी। रूपा कुछ समय में ही अपने कमरे में पहुंच गई थी। कमरे की लाइट ऑन करने के बाद बेड पर एक तरफ अपना पर्स फेंका और कमरे में ही बनी छोटी सी रसोई की तरफ बढ़ गई। तभी कमरे में थोड़ी हलचल सुनाई दी। अभी वो दरवाजे की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि हर्षित ने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ ली। पकड़ मजबूत थी। रूपा उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। रूपा को लेकर पास पड़ोस के लोग भी चर्चा करते रहते थे, यहाँ तक कि उस पर गहरी नजर रखते थे। वो कब आई गई, कब घर से निकली, हर्षित के साथ कहाँ देखी गई, इत्यादि। रूपा की छोटी छोटी गतिविधियों पर हर्षित के माता पिता के अलावा कई लोगों की नजर बनी रहती थी। बीते 2 दिनों से रूपा पड़ोसियों की नजर में नहीं आई तो एक पड़ोसन से रहा नहीं गया और वो 14 सितंबर की सुबह सुबह हर्षित की मां माधुरी शुक्ला से पूछ बैठी, दीदी, रूपा 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही, प्रयागराज गई हुई है क्या? हाँ हाँ,
जरा भी देर किए बगैर माधुरी ने कहा। उसके घर से फोन आया था, पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इतना कहकर माधुरी ने अपने घर का मेन गेट बंद किया और तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। माधुरी शुक्ला का इस तरह से घर के अंदर जाना उस पड़ोसन को कुछ अटपटा लगा, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पड़ोसियों को आश्चर्य तब हुआ जब 17 सितंबर 2022 को पुलिस टीम हर्षित और उसके पिता प्रेमचंद शुक्ला को ढूंढती हुई मोहल्ले में आई। मोहल्ले के लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो पाया कि वहां ताला लगा था। मोहल्ले वालों को पता चला कि रूपा की हत्या हो चुकी है। पुलिस उसकी हत्या की तहकीकात के सिलसिले में आई है। पुलिस को पता चला था कि रूपा इस घर में किराए पर रहती थी। उसकी लाश पुलिस ने इसी इलाके के एक पानी भरे गड्ढे से बरामद की थी। एसआई महेश कुमार और अभय कुमार वाजपेयी ने मोहल्ले वालों से प्रेमचंद शुक्ला, उनकी पत्नी माधुरी शुक्ला और उनके बेटे हर्षित के बारे में जानकारी ली और उनके घर आते ही थाने आने को कहा। रूपा की अचानक मौत और प्रेमचंद्र शुक्ला के परिवार के अचानक लापता होने से मोहल्ले के लोग हैरान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया जो रूपा की मौत हो गई और पूरा परिवार घर से लापता हो गया। दाल में जरूर काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। मोहल्ले वाले उन सभी के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाते रहे। दरअसल 16 दिसंबर 2022 को अचानक लखनऊ में कृष्णानगर थाने के एसएचओ आलोक कुमार राय को विजयनगर पुलिस चौकी के इंचार्ज एसआई महेश कुमार ने एक सूचना दी। उन्होंने बताया कि रामदास खेड़ा के बाग में ट्यूबवेल के गहरे गड्ढे में संदिग्ध बोरे को तैरते हुए देखा है। उस बोरे से तेज बदबू आ रही है। उसमें कोई शव होने की शंका है। सूचना पाते ही एसएचओ आलोक कुमार राय अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने विजयनगर पुलिस चौकी के इंचार्ज महेश कुमार को भी बुलवा लिया। महेश कुमार ने आलोक राय को बताया कि इसकी सूचना उन्हें विजयनगर निवासी विजय शंकर यादव ने दी थी। उन्होंने ही बताया था कि उनके बाग के ट्यूबवेल के गड्ढे के पानी में कुछ किसानों ने एक बोरे को तैरते हुए देखा था। उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से उस बोरे को बाहर निकलवाया। बोरा खोला तो उसमें एक युवती का शव निकला जो सड़ चुका था। स्थानीय लोगों और कुछ राहगीरों ने ही बताया कि वो गंगा खेड़ा की राम सिंह के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और पास की ही कॉलोनी से आती जाती थी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि युवती का शव काफी फूल चुका था। शव देखने से लग रहा था कि 2-3 दिनों का पुराना है। पुलिस ने गर्ल हॉस्टल का पता लगाया जहां वो पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। वहीं से मालूम हुआ कि वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करती थी। स्कूल प्रबंधन ने युवती के शव की शिनाख्त रूपा गुप्ता के रूप में की। स्कूल के हॉस्टल में लिखे पते के अनुसार रूपा गुप्ता प्रयागराज की रहने वाली थी और वो लखनऊ के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। करीब 9 महीने पहले उसने पंडित खेड़ा के निकट प्रेमचंद शुक्ला के मकान में किराए पर रहना शुरू किया था। हॉस्टल के रिकॉर्ड से उसके प्रयागराज स्थित घर की पूरी जानकारी मिल गई थी। 16 सितंबर 2022 को ही अपराध शाखा के इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के साथ डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक, एसीपी अरविंद कुमार वर्मा और एडिशनल सीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वारदात की सूचना कृष्णानगर पुलिस ने प्रयागराज के थाना मेजा को भी दे दी। वहां की पुलिस ने तुरंत गांव विसर्जन में रूपा के घर वालों से संपर्क किया। रूपा की मौत की खबर उसके भाई पिता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और मां नंदिनी देवी को दे दी। ये खबर सुनते ही सभी के होश उड़ गए। तब राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कृष्णानगर पुलिस से संपर्क किया। उस थाने की पुलिस ने उन्हें लखनऊ आकर शव की पहचान करने के लिए कहा। नंदिनी देवी ने 17 सितंबर को मोर्चरी जाकर शव की पहचान रूपा के रूप में कर ली। फिर पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। नंदिनी देवी और उनके बेटे ने रूपा की हत्या की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी, जिसमें हर्षित और उसके माता पिता को आरोपी बनाया गया। इसी रिपोर्ट के बाद कृष्णानगर पुलिस ने 18 सितंबर को हर्षित के पिता प्रेमचंद शुक्ला, पत्नी माधुरी शुक्ला और उनके बेटे हर्षित शुक्ला के साथ कृष्णानगर थाने गए। एसएचओ ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनसे रूपा हत्याकांड के सिलसिले में अलग अलग पूछताछ की गई। तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसी दौरान रूपा गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई।
रिपोर्ट के अनुसार रूपा की गला दबाकर हत्या एवं जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि हुई। डॉक्टरी रिपोर्ट और आरोपियों के बयान के आधार पर एसएचओ आलोक कुमार ने धारा 302, 201 के तहत आरोपियों को उसी रोज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद रूपा हत्याकांड के संबंध में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से निकली। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की मूल निवासी रूपा पढ़ाई में अव्वल और परिवार की लाडली थी। सो उसे पिता ने स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 1 साल पहले लखनऊ भेज दिया था। लखनऊ आकर वो पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे के लिए छोटी मोटी नौकरी की तलाश में लग गई थी। संयोग से उसे लखनऊ के गंगानगर स्थित राम सिंह के गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी मिल गई थी। गर्ल्स हॉस्टल में ही उसके रहने की भी व्यवस्था थी, लेकिन उसने पंडित खेड़ा स्थित विजयनगर कॉलोनी में प्रेमचंद शुक्ला के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया था। वहां रहते हुए प्रेमचंद के बेटे हर्षित शुक्ला के संपर्क में आई। उनकी लगातार मुलाकातें होने के चलते वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हर्षित रूपा के रूप पर मोहित हो गया था, तो रूपा की नजर सुखी संपन्न हर्षित पर थी। रूपा जो कुछ फरमाइश करती थी उसे हर्षित तुरंत पूरी करता था। ये कहीं कि हर्षित अपने माँ बाप का पैसा दोनों हाथों से उस पर लुटाने लगा था। हर्षित एक मनचला और रसिक मिजाज अविवाहित युवक था। उसकी रूपा में बड़ी दिलचस्पी को देखते हुए प्रेमचंद शुक्ला ने ऐतराज जताया था और रूपा से कमरा भी खाली करने को कह दिया था, किंतु हर्षित ने अपने माँ बाप को समझा बुझाकर उसे किराए पर रखने को राजी कर लिया। रूपा काफी सुंदर थी, बन संवर कर रहती थी। आधुनिक रहन सहन उसे पसंद था। किसी के साथ भी छूटते ही हंसी मजाक करने लगती थी। उसकी मनचली आदतों को देखकर कोई भी उसका दीवाना बन जाता था। हर्षित और रूपा एक दूसरे के प्रति काफी करीब आ गए। हर्षित की नजर भले ही रूपा की देह और सौंदर्य पर थी, जबकि रूपा की नजर उसके माता पिता की धन दौलत पर थी। दोनों एक दूसरे की ललक और लालच से अनजान थे, लेकिन प्रेम में थे। एक दिन मौका पाकर दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे से कह दी। उन्होंने तय किया उन्हें शादी करनी चाहिए, लेकिन समस्या थी कि दोनों अलग अलग जाति के थे। अलग अलग जाति के होने की बात पर रूपा ने कहा कि वो अपने माँ बाप को मना लेगी। वो घर की लाडली है, इसलिए घर वाले उसके फैसले का जरा भी विरोध नहीं करेंगे। हर्षित ने भी रूपा को भरोसा दिया कि वो भी अपने माँ बाप को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश करेगा। ब्राह्मण परिवार होने के कारण इसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रेम की आग दोनों तरफ लगी हुई थी। रूपा हर्षित को प्यार जरूर करती थी, लेकिन उसे अपनी देह छूने तक नहीं दे रही थी, जबकि हर्षित रूपा की देह की गंध को अपने कब्जे में करने को आतुर हुआ जा रहा था। उसने ही रूपा से कहा कि क्यों न वे दोनों मंदिर में जाकर शादी कर ले। उसके बाद उनके माता पिता को मनाना आसान हो जाएगा। सच तो यह था कि रूपा भी ऐसा ही चाहती थी, ताकि वो हर्षित की ब्याहता बन जाए और उसकी संपत्ति पर अपना हक जता सके। उसने हर्षित के प्रस्ताव को तुरंत मान लिया। आने वाले कुछ दिनों में ही दोनों ने एक मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। यहाँ तक कि इस खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को एक होटल में पार्टी भी दे दी। इसकी भनक हर्षित के माँ बाप को लगी तो उन्होंने हर्षित को डांट लगाई और रूपा से तुरंत संबंध तोड़ने का दबाव बनाया। तब तक रूपा भी पत्नी का अधिकार हासिल कर चुकी थी। उसने हर्षित के माँ बाप के विरोध का सामना किया और रात को हर्षित के साथ एक ही कमरे में रहने लगी। थोड़े दिनों में ही हर्षित को रूपा की लालची नजर का अंदाजा हो गया। इसका उससे सबूत तब मिल गया जब रूपा ने उससे कहा कि वो कोई दूसरा बड़ा मकान बना ले, जिसमें उसके माँ बाप नहीं रहेंगे और उनका विरोध भी नहीं झेलना पड़ेगा। हर्षित को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो चुप रहा। उसे इतना तो अंदाजा लग ही गया था कि रूपा की नजर उसकी पुश्तैनी संपत्ति पर है। उसी संपत्ति की बदौलत उसने अलग मकान खरीदकर हर्षित के साथ अपना अलग घर बसाने की बात कही थी। दिखाने के लिए रूपा हर्षित के माँ बाप का मन जीतने की कोशिश में लगी रहती थी। हर्षित के माता पिता बेहद सरल स्वभाव के थे। वे हर्षित की भावनाओं को समझते थे, फिर भी उन्हें गैर जातीय लड़की के साथ दाम्पत्य जीवन गुजारना पसंद नहीं था। हर्षित और रूपा के विवाह को उन्होंने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। साथ ही हर्षित को सख्त हिदायत दी कि वो रूपा के साथ अपने संबंध तोड़ दे
उन्होंने रूपा को डांटते हुए उसे कहीं और जाकर रहने का फरमान सुना दिया, लेकिन रूपा पर इन बातों का जरा भी असर नहीं हुआ। एक रोज शाम के समय रूपा जब हर्षित के साथ सैर सपाटा करके अपने कमरे में आई, तब माधुरी शुक्ला ने नीचे आंगन से ही दोनों को डांट लगाई। रूपा भागती हुई माधुरी शुक्ला के पास गई और पांव छूने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसे झटक दिया और बोली, चल भाग यहाँ से। हर्षित के पिता इस अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार नहीं थे। हमें अपने समाज में रहना है, तुम हमारी जाति बिरादरी की नहीं हो। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से अपना सारा सामान लेकर भागो, उसके बाद यहाँ दिखाई मत देना। माधुरी शुक्ला की बात सुनकर रूपा को जैसे सांप सूंघ गया। उसके बाद उसने हर्षित से दूरी बनानी शुरू कर दी। रूपा ने साफ लफ्जों में हर्षित से कह दिया कि वो उससे संबंध तोड़ देगी, वो भी हॉस्टल में नहीं आया करे। हर्षित को रूपा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन कई दिन तक उसके बगैर तन्हाई में रातें काटनी पड़ी। उसे रूपा से मिलने नहीं दिया गया और माँ के कहने पर उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। किंतु एक दिन हर्षित ने हॉस्टल में जाकर रूपा से कहा कि उसके द्वारा दी गई अंगूठी और स्कूटी वापस कर दे, या फिर वो पहले की तरह उसके साथ हम बिस्तर होती रहे। इसके लिए रूपा राजी नहीं हुई और झिड़कते हुए हॉस्टल से बेइज्जत करके भगा दिया। हालांकि बाद में रूपा ने उसकी अंगूठी और स्कूटी वापस करने के लिए कुछ समय इंतजार करने को कहा। हर्षित रूपा के कहे अनुसार इंतजार करता रहा, किंतु रूपा उसकी अंगूठी और स्कूटी वापस देने नहीं आई। एक दिन हर्षित ने मोबाइल फोन पर उससे दबाव बनाते हुए कमरे पर आकर मिलने के लिए कहा। हर्षित माता पिता की बातों को लेकर भी परेशान हो गया था। काफी दबाव डालने के बाद रूपा 12 सितंबर को हर्षित से मिलने उसके घर पर आई थी। उस दिन हर्षित ने रूपा के साथ जबरन सेक्स संबंध बनाए और इस पर नाराज होने पर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इस घटना से पहले भी कई दिनों से रूपा और हर्षित के बीच झगड़े होते रहते थे। इस बारे में रूपा ने कृष्णानगर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर रखी थी और अपनी जान को खतरा भी बताया था। तब पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में हर्षित का चालान कर दिया था। तभी से हर्षित रूपा के ऊपर और भी बौखलाया हुआ था। मोबाइल फोन पर हर्षित उसे अपने साथ जबरन रहने को कहता था। इनकार करने पर वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। हर्षित ने पुलिस को बताया कि शादी के नाम पर रूपा को उसने 25,000 रुपए नकद दिए थे। उसने रूपा को स्कूटी खरीद कर दी थी। 18 सितंबर 2022 को जेल जाने से पहले माधुरी शुक्ला और प्रेमचंद शुक्ला ने बताया था कि 12 सितंबर को हर्षित ने अपनी मां को बताया था कि उसने रूपा की हत्या कर दी है। उसके बाद माधुरी ने अपने पति के साथ मिलकर रूपा के शव को कंबल में लपेटकर तख्त के नीचे छिपा दिया था। हर्षित देर रात घर वापस लौटा था। तीनों ने रूपा के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, किंतु उन्हें मौका नहीं मिल पाया। उसी दौरान बरसात में शव फूलने लगा और उससे बदबू भी आने लगी। शव को घर में पड़े हुए 2 दिन निकल गए थे। हर्षित ने 14 सितंबर की रात में तेज बारिश के दौरान कूड़े वाली गाड़ी को लेकर आया, शव को बोरे में ठूस दिया, फिर उसे रामदास खेड़ा के बाग में बने उमा शंकर यादव के खेत के निकट एक ट्यूबवेल के गड्ढे में फेंक दिया। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था और फिलहाल तीनों अभी तक जेल में बंद हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।